Good morning, class. Today we will study our first chapter of physics, that is motion. इस चैप्टर को हम लोग दो टाइप से हम लोग कैटेगराइज किए हैं। पहले हम लोग बेसिक पढ़ेंगे, फिर हम लोग मेन पढ़ेंगे। बेसिक में हम लोग को कवर करना है फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, उसका फिजिकल क्वांटिटी का टाइप क्या होता है, फिर यूनिट्स और सिम्बॉल्स के बारे में। फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है ये तो हम लोग पढ़ेंगे। उसके टाइप को हम लोग दो तरीके से कैटेगराइज किए हुए हैं। पहले हम लोग स्केलर क्वांटिटी समझेंगे क्या होता है, फिर हम लोग वेक्टर क्वांटिटी समझेंगे क्या होता है। ये सब बेसिकली एप्लीकेशन है इन मेन टॉपिक्स के ऊपर में। मतलब जब हम लोग फिजिकल क्वांटिटी पढ़ लेंगे तो उनके टाइप्स को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ये सारा चीज़ मोशन का फिजिकल क्वांटिटी है, तो ये सारा कुछ मोशन का फिजिकल क्वांटिटी है। तो हम लोग जस्ट इनके बारे में देखेंगे कि ये कौन सा फिजिकल क्वांटिटी है, इधर इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी और अ वेक्टर क्वांटिटी। और जब हम लोग इसको कैटेगराइज कर लेंगे उसके बाद हम इसके सिंबल और क्या बोलते हैं यूनिट के बारे में बात करेंगे कि इसका सिंबल क्या होगा और यूनिट क्या होगा। जब हम लोग इन सारी चीज़ों को समझ लेंगे तब हम लोग को क्लियर सारा कुछ समझ में आएगा। मतलब बेसिकली ये जो बेसिक पार्ट है ये हम लोग को समझने में मदद करता है कि फिजिकल क्वांटिटी और इन सारे चीज़ों का यूनिट्स के बारे में। मतलब ये और इजी कर देगा जब हम लोग बेसिक तरीके से इसको समझेंगे तो ये सारा हम लोग का फंडामेंटल्स है जो कि हम लोग को पढ़ना है स्टार्टिंग में। ये हम लोग का फंडामेंटल्स है। उसके बाद फिर हम लोग आएंगे इन मेन टॉपिक्स पे। मेन टॉपिक में अंडर में हम लोग को पढ़ना क्या है, सबसे पहले हम लोग मोशन पढ़ेंगे कि मोशन होता क्या है। मोशन का इंट्रोडक्शन पढ़ने के बाद हम लोग करेंगे क्या, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ेंगे। डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वो किस कैटेगरी में आता है, उनका यूनिट क्या होता है, इन सारी चीज़ों का डिस्कस करेंगे। लास्ट में उनका डिफरेंस करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे स्पीड और वेलोसिटी के बारे में। स्पीड और वेलोसिटी सिमिलर होगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के कैटेगरी वाले। जो जो चीज़ हम लोग अप्लाई करेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के साथ, वही सारा चीज़ स्पीड और वेलोसिटी के साथ भी अप्लाई करेंगे और आगे बढ़ेंगे। फिर लास्ट में हम लोग देखेंगे एवरेज वेलोसिटी और स्पीड के बारे में। एवरेज वेलोसिटी स्पीड इसका सब टॉपिक है स्पीड और वेलोसिटी का। सिमिलरली यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इसके अंडर में एक और सब टॉपिक आता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इसको मेंशन तो नहीं किया बट वो भी हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ये सारा चीज़ कंप्लीट होने के बाद हम लोग एसेलरेशन पढ़ेंगे। ये सारा कुछ एक दूसरे से लिंक्ड है, तो अगर हम इसको इसी सीक्वेंस वाइज पढ़ें तो हम लोग को समझना बहुत ही ज़्यादा आसान पड़ जाएगा। ये सारा कुछ करने के बाद हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में चले जाएंगे। मतलब ये सारा फिजिकल क्वांटिटी जो हम लोग पढ़े हुए हैं, ठीक है, इसको ग्राफ में किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं वो हम लोग सीखेंगे। ग्राफ में रिप्रेजेंट करने के बाद ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ग्राफ में रिप्रेजेंट करना सीखना, क्योंकि उसके बाद हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ेंगे और उसको हम लोग प्रूव करेंगे यूजिंग ग्राफिकल मेथड। मतलब इक्वेशन ऑफ मोशन का बेसिकली हम लोग को अलग अलग तरीके से प्रूफ है, बट क्लास 9 में हम लोग को पढ़ना है ग्राफिकल मेथड से किस तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया जाए एंड इसको प्रूव किया जाए। ये डेरिवेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्लास 9 के सिलेबस के लिए, इक्वेशन ऑफ मोशन, जो कि हम लोग लास्ट में सीखेंगे। और सबसे लास्ट में हम लोग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन सीखेंगे। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है उसके बारे में और उसको किस तरीके से हम लोग लिखते हैं, ये सारा कुछ समझते हुए हम लोग का चैप्टर कंप्लीट होगा। तो हम लोग आज पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग मेन टॉपिक्स में आएंगे, इंट्रोडक्शन ऑफ मोशन एंड ऑल। तो सबसे पहला चीज़ हम लोग बेसिक में देखेंगे फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी से जाने से पहले पहले हम लोग कुछ छोटे टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। छोटे से मतलब छोटा तो नहीं है बट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि फिज़िक्स क्या होता है। ठीक है, अगर मान लीजिए आपको ये पता ही नहीं है कि फ़िज़िक्स क्या होता है और आप जाओगे फिज़िकल क्वांटिटी में, तो ये तो थोड़ा अलग टाइप का लगेगा ना। तो बेटर हम लोग ये समझे कि फ़िज़िक्स क्या होता है। अब आप बोलोगे ये तो बहुत ही बोरिंग सा बात है, क्योंकि फ़िज़िक्स तो हम लोगों को सबको पता है फ़िज़िक्स क्या होता है। क्योंकि फ़िज़िक्स क्या होता है ये हम लोग को समझना ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग 9 क्लास में आ गए, बहुत ही ज़्यादा सीनियर हो चुके हैं, तो हम लोग को ये पता होगा कि फ़िज़िक्स क्या होता है। ठीक है, तो फिज़िक्स इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद फिजिकल इन्वायरमेंट एंड फिजिकल फेनोमेनन। मतलब साइंस का हम लोग देखते हैं तो बहुत सारे कैटेगरीज होता है, ठीक है, अलग अलग ब्रांचेज होता है। तो यहाँ पे साइंस का एक बड़ा सा कैटेगरी है फिजिक्स, जिसमें लोग फिजिकल इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ते हैं, जहाँ मेजरमेंट के बारे में पढ़ते हैं। ये समझना बहुत ज़रूरी है ताकि हम लोग मेन फिजिकल क्वांटिटी को समझ पाएँ। और केमिस्ट्री में जैसे आपको पता होगा, केमिस्ट्री में केमिकल्स, एटम्स, उन सारे चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। बायोलॉजी के बारे में अगर मान लीजिए हम लोग को पढ़ना रहेगा तो हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग लाइफ के बारे में पढ़ते हैं। जैसे एनिमल्स के बारे में बात किया जाए तो जूलॉजी हो जाएगा, अगर प्लांट्स के बारे में बात किया जाए तो बोटानी होता है, इस तरीके से।
तो यहाँ पे बेसिकली फिजिक्स यानी मेजरेबल क्वांटिटीज़ के बारे में हम लोग जो देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये बात होता है, आपको फ्यूचर में बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स भी मिलेंगे जिसमें कोलैबोरेशन होगा, ठीक है। कोलैबोरेशन का मतलब क्या हो गया, तालमेल बैठेगा आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री। मतलब हम लोग पढ़ रहे हैं फिजिक्स, बट वहाँ पे केमिस्ट्री का पार्ट भी आएगा। जैसे आप केमिस्ट्री में बहुत सारा चीज़ ऐसे पढ़ोगे जिसमें कैलकुलेशन आएगा और उसमें फिजिक्स का यूज़ पड़ेगा। कुछ कुछ टॉपिक्स तो मैच करेंगे, जैसे क्लास 12 में आता है आपका थर्मोडायनामिक्स, जो कि हीट से रिलेटेड टॉपिक होता है। तो हीट से रिलेटेड टॉपिक आप जब ऑब्जर्व करोगे तो आपको मिलेगा क्या, थर्मोडायनामिक्स केमिस्ट्री में भी है और थर्मोडायनामिक्स फिजिक्स में भी है। तो अंतर क्या रहेगा, आपको बस ये अंतर देखने को मिलेगा कि जो फिजिक्स वाला है उसमें हम लोग मशीन्स वगैरह के बारे में बात करेंगे, फिजिकल की बात करेंगे, और वही केमिस्ट्री में बात करेंगे तो उसका केमिकल एस्पेक्ट में बात करेंगे। तो यहाँ पे ये बात होता है। तो फिजिकल क्वांटिटी पे आ जाते हैं हम लोग, जो हम लोग का पार्ट है। तो फिजिकल क्वांटिटी में हम लोग को देखना है कि फिजिकल क्वांटिटी होता क्या है। तो फिजिकल क्वांटिटी इज़ नथिंग ऑल दोज क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड। मतलब जिन चीज़ों को हम लोग मेज़र कर सकते हैं, हम उनको एज अ फिजिकल क्वांटिटी के कैटेगरी में रखते हैं, ठीक है। जैसे मास हो गया, लेंथ हो गया, टाइम हो गया, फोर्स हो गया, ये सारे चीज़ों को हम लोग मेज़र कर सकते हैं। तो क्या मेज़र नहीं कर सकते सर? तो हम लोग मेज़र क्या नहीं कर सकते हैं, जैसे अगर आपको रोना आ रहा है तो आप क्या उसको मेज़र कर सकते हैं? सर हमको 5 किलो रोना आ रहा है सर। नहीं, हमको 2 सेकंड का रोना आ रहा है सर। नहीं, हमको 1.5 किलो का रोना आ रहा है, तो हम लोग नहीं ना मेज़र कर सकते हैं। या आपको दर्द हो रहा है, सर हमको 5 किलो दर्द हो रहा है सर, अब हमको हॉस्पिटल ले चलिए। नहीं, तुमको बीमार हुआ, कितना बीमार हो गया, सर हमको 10 किलो बीमारी है। तो ये सारे चीज़ को हम लोग मेज़र नहीं कर सकते, हम लोग सोच को मेज़र नहीं कर सकते हैं। हम सपना देखें 5 किलो का, ठीक है। हाँ, टाइम को, ड्यूरेशन को मेज़र कर सकते हैं, बट हम लोग उन सारे चीज़ों को नहीं मेज़र कर सकते हैं। तो जिन चीज़ों को हम लोग मेज़र नहीं कर सकते हैं, उन सारे चीज़ों को हम लोग बोलेंगे कि वो फिज़िकल क्वांटिटी नहीं है। तो जितना भी मेजरेबल क्वांटिटी है उसको हम फिजिकल क्वांटिटी में बोलेंगे। तो अगर वो फिजिकल क्वांटिटी है तो वो किस कैटेगरी में आता है, उसको भी हम लोग को देखना पड़ेगा। पहले हम लोग कैटेगरी समझते हैं। पहला आता है स्केलर क्वांटिटी आता है, फिर दूसरा आता है वेक्टर क्वांटिटी। पहले हम लोग डेफिनेशन समझेंगे, फिर इन दोनों का कॉन्ट्रास्ट लेके समझेंगे कि वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी एक्चुअल क्या होता है। क्योंकि अभी जितना भी चीज़ हम लोग बाद में देखेंगे, उन सबको हम लोग कैटेगरी में डालेंगे और देखेंगे क्या कि ये वेक्टर क्वांटिटी की स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। तो स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी को हम लोग को समझने के लिए पहले डेफिनेशन में आते हैं। तो स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, दोज फिजिकल क्वांटिटी विच कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय ओनली मैग्नीट्यूड, ठीक है। मैग्नीट्यूड, अकेले मैग्नीट्यूड से सिर्फ समझ में आ जाए। जैसे मास बोलें तो मास को 5 kg बोल देने से काम चल जाता है, टाइम को बोलने से 2 सेकंड 2 घंटा बोल देने से काम चल जाता है। वही चीज़ अगर वेक्टर क्वांटिटी के बारे में बात किया जाए तो इसमें एक और चीज़ का डिस्क्रिप्शन होना ज़रूरी है। मैग्नीट्यूड तो होना ज़रूरी है, बट डायरेक्शन का भी होना ज़रूरी है। जैसे अगर हम फोर्स दे रहे हैं तो फोर्स का डायरेक्शन होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि हम लोग को पता चले। इसका हम लोग पहले समझ लेंगे। पहले हम लोग को यहाँ पे ये समझना है कि सर मैग्नीट्यूड क्या होता है। आप बोलोगे कि मैग्नीट्यूड क्या होता है सर, ये तो हम जाने ही नहीं, तो हम आगे कैसे चले जाएंगे। तो ठीक है, पहले हम लोग मैग्नीट्यूड के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो मैग्नीट्यूड कुछ नहीं, न्यूमेरिकल वैल्यू होता है जिसमें हम लोग समझ सकते हैं कि उसका अमाउंट क्या होता है। जैसे आप दुकान जाते हो, ठीक है, दुकान जाते हो चावल लेने के लिए, तो आप बोलोगे ना कि सर मेरे को 5 kg चावल चाहिए, ठीक है। तो आप 5 kg चावल जब लेने के लिए जाओगे तो यहाँ पे 5 जो है ये इसका न्यूमेरिकल वैल्यू है, एंड kg जो है ये इसका यूनिट है। तो 5 kg जो दिख रहा है आपको, ठीक है, 5 kg जो दिख रहा है ये इसका न्यूमेरिकल वैल्यू प्लस यूनिट है, विच विल मेक अ फिजिकल मैग्नीट्यूड, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटी का ये मैग्नीट्यूड कहलाता है, ठीक है। न्यूमेरिकल वैल्यू और इसका यूनिट, जब न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट इसका मिल जाए तो इसका मैग्नीट्यूड होता है। अब ये क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये हम लोग को बताता है, डिस्क्राइब करता है कि कोई भी चीज़ ज़्यादा है या कम है। जैसे अगर हम बात कर दें, बोलेंगे कि 5 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर, तो हमको इसमें डिस्क्राइब करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, सिर्फ बोल देने से ही आपको पता चल जाएगा कि 5 सेंटीमीटर बड़ा है और 2 सेंटीमीटर छोटा है, ठीक है। अगर हम बोलेंगे कि एक मेरे पास 5 सेंटीमीटर का पेंसिल है, एक मेरे पास 2 सेंटीमीटर का पेंसिल है, तो आप समझ जाओगे कि 5 सेंटीमीटर का पेंसिल 2 सेंटीमीटर के कंपैरेटिवली बड़ा ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये बात आता है कि ये इसका मैग्नीट्यूड दिखाता है, ठीक है। मैग्नीट्यूड का मतलब हो गया अमाउंट, ठीक है, इतना वैल्यू। एक और हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेंगे, ठीक है, जिसमें हम लोग को और अच्छी तरीके से ये क्लियर हो जाएगा कि ये क्या होता है, मतलब मैग्नीट्यूड क्या होता है। जैसे अगर मान लीजिए हम बोलेंगे कि मेरे पास
आपको है ना मिठाई खाना है, ठीक है? मिठाई खाना है तो आप बोलोगे कि मेरे को 10 मिठाई चाहिए और मैं अपने फ्रेंड को दूँगा 2 मिठाई, ठीक है? तो अब आपको साफ-साफ पता चल रहा है कि यहाँ पे 10 और 2 में कौन-सा बड़ा है, कौन-सा कम है, ठीक है? तो ये एक्चुअल में मैग्नीट्यूड दिखा रहा है उस मिठाई का। मैग्नीट्यूड मतलब हो गया अमाउंट, सिंपली बोल सकते हैं कि अमाउंट, और इसके साथ में आता है यूनिट। यूनिट डिस्क्राइब करना ज़रूरी है, ऐसे क्यों यूनिट ज़रूरी है ये हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे, इसके बाद वाले टॉपिक में। तो आपको समझ आ गया कि मैग्नीट्यूड क्या होता है। अभी हम लोग स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी को डिस्क्राइब करेंगे। तो स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, तो हम लोग देख लिए कि स्केलर क्वांटिटी में, तो स्केलर क्वांटिटी को हम लोग एक डिफरेंस के थ्रू समझ लेते हैं कैसे। जैसे मान लीजिए एक मेरे पास यहाँ पे है ना पेंसिल है, ये इतना अच्छा तो पेंसिल नहीं है बट मान लीजिए पेंसिल है, ठीक है? तो अगर ये पेंसिल है और ये 5 सेंटीमीटर्स का है, ठीक है? 5 सेंटीमीटर का एक छोटू सा पेंसिल है मेरे पास और हम इसको मेज़र करना चाहते हैं। तो अगर मान लीजिए हम इसको मेज़र करें इस डायरेक्शन में, या तो हम इसको मेज़र करें इस डायरेक्शन में, ठीक है? ये तो 5 सेंटीमीटर का ही रहेगा ना। ऐसा तो नहीं है कि हम इस डायरेक्शन में मेज़र कर देने से 10 सेंटीमीटर होगा और इस डायरेक्शन में मेज़र करने से 15 सेंटीमीटर होगा। ऊपर से डिस्टेंस का मेज़र करने पे फिर 5 सेंटीमीटर होगा। ये तो नहीं होता है, ये तो हम लोग को पहले से पता है। तो सिंपल सा यहाँ पे फैक्ट आता है कि मेज़रमेंट अगर लेंथ का किया जाए तो लेंथ का मेज़र करने पे आपको किसी तरीके का डायरेक्शन प्रॉब्लम नहीं होता है, ठीक है? अब देखिए प्रॉब्लम कहाँ होता है, ठीक है? प्रॉब्लम होता है जैसे कि हम बात किए वेक्टर क्वांटिटी में फोर्स का, ठीक है? एग्जांपल लेते हैं फोर्स का। एक कार है या एक बॉक्स है, कार तो धक्का नहीं, हम बॉक्स को धक्का मरवाते हैं, ठीक है? आप धक्का मारिए बॉक्स को। एक बॉक्स है जिसको हम लोग 5 न्यूटन से इस डायरेक्शन में धक्का दे रहे हैं, ठीक है? अब 5 न्यूटन से इस डायरेक्शन में धक्का देने से होगा क्या, आपको साफ साफ पता चलेगा कि ये बॉक्स इस तरफ मूव करेगा, सिंपल है। लेकिन वही चीज़ अगर मान लीजिए इस बॉक्स को यहाँ 5 न्यूटन से धक्का हो मगर अपोजिट डायरेक्शन से, मतलब इस तरफ से, मतलब डायरेक्शन आप चेंज कर दिए, इस डायरेक्शन से अगर मान लीजिए 10 न्यूटन का धक्का दे रहे हैं, तो होगा क्या कि ये जो बॉक्स है अब ये अपोजिट डायरेक्शन मूव करने लगा। पहले इस डायरेक्शन मूव कर रहा था ना, अब इस डायरेक्शन मूव करने लगा। मतलब डायरेक्शन चेंज कर देने से क्या हो गया, इसका वैल्यू तो चेंज हो गया, या बोल सके तो मैग्नीट्यूड चेंज करने से इसका डायरेक्शन चेंज हो गया, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। तो ये डायरेक्शन डिपेंडेंट है। तो सिंपल बात बोल सकते हैं, ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जो डायरेक्शन डिपेंडेंट होता है, डायरेक्शन चेंज करने से उसके वैल्यू में अंतर आ जाता है, हम उसको वेक्टर क्वांटिटी बोलेंगे। ऐसा क्वांटिटी जिसको डायरेक्शन चेंज करने से उसके वैल्यू में कोई अंतर नहीं आता है, हम उसको स्केलर क्वांटिटी बोलेंगे। इन सारी चीज़ों के बाद हम लोग को पढ़ना है यूनिट के बारे में। यूनिट होता क्या है, तो बेसिक डेफिनेशन पहले हम लोग इसका देख लेते हैं। तो इसका बेसिक डेफिनेशन जो है ये है कि इट इज़ अ रेफरेंस स्टैंडर्ड इन टर्म्स ऑफ विच एनी फिजिकल क्वांटिटी इज़ मेजर्ड। यानी किसी चीज़ का रेफरेंस देना, किसी चीज़ का बात को पता होना, ये इसका यूनिट का काम है। मतलब अगर हम बोल दें कि भाई साहब मेरे पास तो 5 सेंटीमीटर है, अब क्या है हम ये नहीं बताएंगे, हम बस बोले कि 5 सेंटीमीटर है। तो 5 सेंटीमीटर बोल देने से क्या हो गया कि आपको ये आइडिया हो गया कि 5 सेंटीमीटर आपके पास कोई ना कोई चीज़ का लेंथ होगा, किसी कपड़ा होगा, या फिर कोई बोल सके तो किसी चीज़ को आप नाप रहे हैं। वही चीज़ अगर हम बोलें कि 5 kg है मेरे पास, तो 5 kg क्या है हम ये नहीं बात कर रहे हैं, बट हम बोल रहे हैं सिर्फ 5 kg है। तो सिर्फ 5 kg बोल देने से बाद आपको पता चल जाएगा कि ये मास है, ये किसी चीज़ का मास है। तो 5 kg बोल देने से, 5 सेंटीमीटर बोल देने से ही हम लोगों का काम आसान हो जा रहा है। तो ये चीज़ आसान किस लिए हो रहा है, नंबर के कारण नहीं। क्योंकि एक और एग्जांपल ले लें, हम बोले कि सिर्फ और सिर्फ मेरे पास 5 है, तो 5 से आपको समझ आएगा कि ये किसी चीज़ का नंबर है, लेकिन क्वांटिटी तो नहीं समझ आ रहा है कि इधर इट इज़ अ मास और लेंथ और टाइम क्या है नहीं है, हमको तो समझ नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे ये चीज़ क्लियरिफाई करता है ये इसका यूनिट, ठीक है? ये जो यूनिट है ये क्लियरिफाई करता है कि ये एक्चुअल में है क्या। अगर हम यहाँ पे 5 kg को हटा के 5 सेकेंड कर दें तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये टाइम है। अगर 5 मीटर कर दें तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये लेंथ है, ठीक है? तो मतलब यूनिट डिस्क्राइब करता है कि एक्चुअली में कि जो मैग्नीट्यूड है वो है क्या, मैग्नीट्यूड यानी नंबर, और वो है क्या, वो कौन सा फिजिकल क्वांटिटी है, मतलब वो चीज़ को डिस्क्राइब करने में मदद करता है। अब क्योंकि हम लोग यहाँ पे समझ लिए कि यूनिट क्या होता है, तो इसका डिस्क्रिप्शन और अच्छी तरीके से देख लें। तो अलग अलग जगहों पे क्या हुआ ना कि यूनिट का डिस्क्रिप्शन अलग अलग तरीके से दिया, अलग अलग कैटेगराइज किया।
जैसे 3 तरीके से, बेसिकली 3 तरीके से, और भी तरीका होता है बट यहाँ पे 3 तरीके से हम लोग देखेंगे। पहला CGS यूनिट, FPS यूनिट, MKS यूनिट। MKS यूनिट हम लोग इंटरनेशनल यूनिट भी बोलते हैं, मतलब ऐसा यूनिट भी होता है, बट उसके बारे में हम लोग अभी थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग को पहले इसके बारे में डिटेल्ड वे में देखें। ये कुछ नहीं, जैसे आप CGS और MKS FPS दिख रहे हैं ना, तो ये CGS कुछ नहीं, शॉर्टकट है। C मतलब आपका सेंटीमीटर, G मतलब ग्राम, सेकंड मतलब S मतलब सेकंड, F मतलब फुट, P मतलब पाउंड एंड S मतलब सेकंड। सिमिलरली M मतलब हो गया मीटर, K मतलब kg एंड S मतलब सेकंड। तो आपको ये आइडिया आ जाएगा। अगर हम आपको बोलें कि भाई लेंथ है, तो लेंथ का FPS यूनिट बताना, तो लेंथ का FPS यानी F मतलब हो गया फुट, तो आप आराम से डाल दोगे कि ये फुट हो गया सर। ठीक है, तो ये आइडिया होता है लिखने का। जैसे लेंथ के लिए हम आपको दिए हैं, लेंथ के लिए सेंटीमीटर, FPS में फुट और MKS में मीटर, मास के लिए ग्राम, FPS में पाउंड एंड MKS में केजी। सिमिलरली टाइम तो सेकंड यूनिवर्सल है, तीनों के लिए सेम होता है। ठीक है, तो आपको ये आइडिया लगाना आसान पड़ जाएगा। वही चीज़ अगर आप देखें तो ये एक्चुअल में यूनिट आया कहाँ से? CGS यूनिट इज़ बेस्ड ऑन फ्रेंच सिस्टम, ये फ्रेंच सिस्टम से आया। FPS यूनिट ब्रिटिश सिस्टम होता है। MKS यूनिट जो है ये आपका मेट्रिक सिस्टम होता है। मेट्रिक सिस्टम यानी आप जानते हो कि जैसे हम लोग बहुत चीज़ में डिस्कस करते हैं, जैसे हम बोलेंगे क्या कि 1 मीटर इज़ इक्वल टू वट, तो 1 मीटर इज़ इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, तो ये आपको अच्छी तरीके से पता है। आपको ये ऑब्ज़र्व करना है कि ये जो चीज़ है ये 10⁻² सेंटीमीटर है। चलिए इतना तक तो ठीक है। 1 kg के बारे में बात किया जाए तो 1 kg बेसिकली होता क्या है? 1000 ग्राम होता है। 3 हो जाएगा, 10⁻³ ग्राम हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हो कि 1 मीटर इज़ इक्वल टू 100 सेंटीमीटर हो गया, 1 kg इज़ इक्वल टू 1000 ग्राम हो गया। तो यहाँ पे आप ऑब्ज़र्व कर सकते हो कि ये 10 का पावर में आ रहा है। ठीक है, ये 10 के पावर में आ रहा है, तो 10 के पावर में आ रहा है, इसीलिए हम इनको बोलते हैं मेट्रिक सिस्टम। मेट्रिक यानी हो गया 10 का मल्टीपल्स में। तो ये हम लोग का ओवरऑल सिचुएशन होता है, आप इसको अच्छी तरीके से समझ लिए हो। अब हम लोग इसको समझना क्या है, हम लोग इसका ऐसा यूनिट सीखना है। ठीक है, ऐसा यूनिट बेसिकली फ्रेंच सिस्टम होता है, जिसको हम लोग फुल फॉर्म में बोलते हैं सिस्टम इंटरनेशनल। यहाँ पे ई पे जो एपोस्ट्रॉफी टाइप का डाले हुए हैं, ठीक है, ये कुछ नहीं, बेसिकली एक तरीका होता है लिखने का, ये फ्रेंच सिस्टम होता है लिखने का। तो यहाँ पे देखोगे तो इट इज़ द बोल सके तो मेट्रिक सिस्टम का ये मॉडर्न फॉर्म रहता है। यहाँ पे आप देखोगे हम लिखे हुए हैं कि इट इज़ मॉडर्न फॉर्म ऑफ मेट्रिक सिस्टम। द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट इज़ द एब्रीविएटेड फ्रेंच डी यूनिट। जैसे हम लोग बोलते हैं ना मैट्रिक यूनिट, वैसे फ्रेंच में इसको डी यूनिट बोला जाता है। और ये तरीका होता है, मतलब होता क्या है कि सब भाषा में अलग अलग तरीके का सिचुएशन होता है। फ्रेंच में कोई कुछ और बोल रहे हैं, जर्मन में कुछ और बोल रहे हैं, तो सब अलग अलग तरीके से बोलने से एक यूनिफाइड फॉर्म नहीं आता है। तो एक इंटरनेशनल सिस्टम बना दिया गया जिसके थ्रू है ना सबका जो बात है वो सिंपल हो जाए। ठीक है, तो अगर मान लीजिए हम बोलेंगे कि 5 सेंटीमीटर बोलें, तो 5 सेंटीमीटर बोलना भले ही मुश्किल हो जाए, बट 5 मीटर बोलना ये पूरे इंटरनेशनल होगा, मतलब सबको समझ में आ जाएगा। तो सबको एक कॉमन तरीके से समझाने के लिए ऐसा यूनिट का डिस्कवरी किया गया। ठीक है, तो यहाँ पे ये बात हुआ। नेक्स्ट आपका बात आता है कि बेसिकली 7 फंडामेंटल यूनिट्स होता है। 7 फंडामेंटल यूनिट्स होता है जिसको हम लोग को देखना है। पहला लेंथ होता है, तो लेंथ होता है मीटर, टाइम होता है सेकंड, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल होता है, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर, टेम्परेचर का केल्विन, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला होता है, मास केजी होता है। यहाँ पे आप एक चीज़ और देख सकते हो कि जब हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं सबका यूनिट पे, तो मीटर का एम होता है, सेकंड का ऐसे सेक हो जाएगा, या तो हम इसको एस भी सिंपली लिखते हैं। यहाँ पे मोल में सिर्फ ई हटा देने से इसका एब्रीविएशन हो जाएगा। पता नहीं क्या मिला ये लोग को ई हटा के, बट सिर्फ ई हटा देने से ये इसका एब्रीविएशन हो गया। एम्पियर का ए हो गया, केल्विन का के हो गया, कैंडेला का सी डी एंड किलोग्राम का केजी। तो ये सब बेसिक 7 फंडामेंटल्स होता है। बेसिक 7 फंडामेंटल्स क्यों बोला गया? क्योंकि अगर मान लीजिए कोई भी चीज़ के बारे में हम लोग आगे देखेंगे तो वो इन सब का मतलब कि कंबाइंड फॉर्म होगा। जैसे एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं जैसे स्पीड का। ठीक है, तो स्पीड हम लोग देखें कि ये होता है डिस्टेंस बाय टाइम। तो हम लोग डिस्टेंस का यूनिट जानते हैं, डिस्टेंस मतलब हो गया किसी चीज़ का लंबाई। डिस्टेंस तो हम लोग नापते हैं ना जी, लेंथ के हिसाब से नापते हैं ना, तो डिस्टेंस का यूनिट हो जाएगा मीटर, और टाइम का हो जाएगा तो सेकेंड।
तो वही चीज़ अगर देखा जाए तो स्पीड को अगर हम लोग बोलें, स्पीड का जो यूनिट हो जाएगा ये हो जाएगा मीटर बाय सेकेंड, जिसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं मीटर पर सेकेंड। या फिर इसको अदर लैंग्वेज में हम लोग बोला जा सकता है, तो अदर लैंग्वेज में हम लोग इसको लिख सकते हैं मीटर सेकेंड इनवर्स, मीटर सेकेंड इनवर्स ऐसे भी लिख सकते हैं। ये दोनों सेम चीज़ है, बस लिखने का तरीका अलग है, ठीक है। तो ये देख सकते हो क्या कि जो चीज़ हम लोग पढ़ चुके हैं उनके हेल्प से कैसे निकालें, ठीक है। तो इसके बारे में ऐसे भी हम लोग बाद में डिस्कस करना ही है, ठीक है। ये तो हम लोग का सिर्फ फंडामेंटल्स था, मेन टॉपिक हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्लियर करेंगे। ओके, आई होप आप लोग को अच्छी तरीके से समझ आया होगा। नेक्स्ट क्लास में और बेटर तरीके से हम लोग समझेंगे। ओके, थैंक यू, बाय।